मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंटू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो, एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, एंड यू से माय वाइफ इज लुकिंग सो हॉट, एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है, एंड यू आर प्राउड ऑफ इट. लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना. शी इज योर वुमन. इसी को कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को. जी बढ़िया. क्या नाम है? मोहम्मद आलम. ये क्या बेच रहे हो आप? सोडा बेचते हैं. सोडा बेच रहे हो? जी जी. ये बुरा मत मानना है. नहीं भाई, बुरे तो थूकते थाकते तो नहीं है. थूकते थाकते तो नहीं. मतलब देखो भाई, सेहत का सवाल है तो आखिर खाने से पहले पूछना तो पड़ेगा ना जी. सबीर भाई आओ, आज एकादशी है, हमारे देव उठ रहे हैं. नहीं तुम जाओ. देख रहे हो, अब तो इनके देव भी उठ गए, पर तुम कब उठोगे? ये तो भाई तब तक नहीं उठेंगे जब तक योगी जी का बुलडोजर नहीं आ जाता. बुलडोजर ही आकर इन्हें उठा सकता है. भाई लॉरेंस चूसने वाले जैकेट आ गए. आज भैया आया हमारे पास लॉरेंस चूसने वाला जैकेट लेने के लिए. भैया आप कहाँ से आए हो? और भैया आप भैया भैया इंस्टाग्राम का सबसे ट्रेंडिंग जैकेट चेक करो. अंदर से ऑरेंज मिलेगा, बाहर से ब्लैक मिलेगा. लेने के लिए कोटपुतली थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जैकेट बेचने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. उसमें लॉरेंस का नाम लिखी हुई 35 जैकेट बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. लो भाई, बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गया. वैसे कुछ भी को आइडिया बढ़िया था. तो राम मेरे प्यारे भाई की हाल चाल में जामा. एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पोटैटो ऑफिशियल में. और मैं आपको भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो. और आज की अपनी इस वीडियो में रुबीना की कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग अवश्य सुनिएगा. साला एक बात समझ नहीं आती, इन अंधभक्तों के 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, प्लस सरकार इनकी, प्रशासन इनका, फिर भी अंधभक्त खतरे में हैं. अंधभक्तों अगर सुरक्षित रहना है तो अपनी माँ बहनें मुसलमान से ठुकराना चालू कर दो, फिर तुमसे कोई अंधभक्त नहीं कहेगा. ये वीडियो शेयर करके ये मैसेज अंधभक्तों तक पहुंचा दो, बड़ा मेहरबानी होगी तुम्हारी. शायद ये माँ से अपनी घर की माताओं बहनों का एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, लेकिन हाँ, इनकी ये वीडियो कुछ ज्यादा ही शेयर हो गई और यूपी पुलिस तक पहुंच जाती है. मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा. यूपी महाराज की पुलिस मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा. योगी महाराज की पुलिस मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा. योगी महाराज की पुलिस आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा. योगी महाराज की पुलिस मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी वीडियो नहीं बनाऊंगा. यही होता है जब आप अपने समाज के कुछ नए नवेले नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, फिर आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं और आपकी मट्टी पलीत हो जाती है. खैर, अब उम्मीद करते हैं कि ऐसी दोबारा वीडियो देखने को नहीं मिलेगी. मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना. और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना. AI जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना. बिहार में महागठबंधन की हालत देखने के बाद अखिलेश यादव थोड़े सजग हैं और डरे हुए हैं. आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी. तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा. वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. 30 स्टेट है, 10 दे देना है. हम लॉजिक बताओ हमको. भाई लोग कहेंगे अच्छा बिहार में तो ईवीएम चल गया, अब अगर बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा. लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल हारेगी तो बीजेपी का तुरंत IT विंग खड़ा हो जाएगा कि अब ईवीएम नहीं चला, कर्नाटक में ईवीएम नहीं चला. बीजेपी एक फ्रंट पे थोड़ी खेलती है. बोझा सर को पढ़ाना आता हो ना आता हो, लेकिन बकलोली एक नंबर की करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 लोग मेरे निशाने पे हो. तुमने सिलेंडर दिए हैं, अब तो तुम ऐसे कर्म कर रहे हो कि जो सिलेंडर तुमने दिए है, सिलेंडर में तुम बांध के उड़ा दो. ये अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेने ले लो,
ये कल हमने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के लिए थोड़े हमने 2 शब्द ज्यादा बोल गए थे। हमें उस तरीके से गलत भाषा को प्रयोग नहीं करने हैं तो, और हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने हैं तो हम तो बस ऐसे ही लाइक और फॉलो व्यूज की वजह से ऐसे ही बोल दो तो, लेकिन गलती हमसे हो गई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचो है तो माफी चाहता है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हुई है। लो भाई, मिल गए लाइक और व्यूज। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो करिए। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम यहाँ विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में रह के, मर्यादा में रह के, वरना आपको ऐसे ही फजीयत झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो अलग बात है कि इन लड़कियों को ऐसी फजीयत से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखा ना, इस बदतमीज इंसान को ये देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पद में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। उम्र का ना सही तो कम से कम पद का तो सम्मान कर ही लेना चाहिए। इन जैसे नेताओं को हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग ही सही से ट्रीट करते हैं। लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए, हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया हो गया, अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। जिस व्यक्ति को 55 साल लग गया मैच्योर होने हैं और वो अभी भी सही से मैच्योर नहीं हो पाया, उस आदमी को हम भला अपने देश का प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? जो व्यक्ति कुर्सी पाने के लिए जनजी को भड़काने पर लगा हुआ है, देश में हिंसा कराना चाह रहा है, देश में नेपाल जैसे गृह युद्ध के हालात पैदा करना चाह रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर बात जनजी की ये नहीं है कि आप जनजी की बात ना करें, उनका नाम ना लें। आप जनजी की बात करिए, उनका नाम लीजिए, लेकिन जब से नेपाल हिंसा हुई है उसके बाद से ही इनकी जबान पर जनजी शब्द आया, उससे पहले तो गायब था। अब आइए आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिस वजह से राहुल गांधी की ये हालत हो रखी है। राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के बाद नहीं सोने देते, पहले तो उठा देते हमारा। अब क्या करें? 2 दिन पहले मैं निकला तो चाय पीने रुका, और जब पैसे देने गया तो उसने पूछा कि तुम राहुल गांधी के साथ चल रहे हो? मैंने कहा तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो छोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, छोड़ा मजबूती से चल रहा है, हमें सुन रहा है, तेरे पैसे नहीं चाहिए। मोदी को बेनकाब करने का काम किया है हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो आर्थिक उनकी नीति है, चाहे जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव जो चल रहा है, उन चीजों पर जो आपने बेहतर ढंग से अटैक किया, और वो बहुत बेहतरीन लगा आपका जो आपने जेब कतरा वाला जो ये कह देना था कि जेब कतरा कभी अकेला काम नहीं करता है। मतलब वो 2-3 आते हैं, 2-3 आते हैं, एक साथ काम करते हैं। सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो व्यापारी वर्ग था, इसमें पहले बीजेपी की चर्चा थी, राहुल गांधी जी की इस यात्रा से उनके दिमाग में भी ये बात आई कि ये व्यक्ति आया जो हमारी बात करता है, जिसने महंगाई की बात की है, जिसने बेरोजगारी की बात की है, और जो व्यापार है वो भी आजकल चल नहीं रहा। बोले बहन जी, हमें तो ये पता है, हमारा घर परिवार मोहल्ला एक भी व्यक्ति बीजेपी का नहीं बचा जो राहुल जी की यात्रा देखने नहीं पहुंचा हो। जब पहला दिन था तो सबका था कि भाई यात्रा हरियाणा में 8-9 दिन चलेगी, कब खत्म होगी? अब ऐसा हो रहा है यार, कल खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब ये जैसा मैजिक विच वी आर कलेक्टिवली क्रिएटिंग। वो जो रोप होल्ड किया हुआ था वुमेन्स, उसमें महिला दिवस पे, तो मैं अंदर थी, तो वो बार बार भाइयों को, वो बहनों को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आप परेशान हो रहे हो, हमारे लिए व्यवस्था में हो, तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया। कह रहे जी परेशान तो सरकार से हैं, ऐसे ऐसे रस्से तो पूरे साल पकड़ लेंगे राहुल जी के लिए और कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के लिए, बस सरकार बदल दो। एक राजा था जो कि केवल प्रशंसा करने वाले दरबारियों को ही पसंद करता था, और उन दरबारियों ने राजा को कभी भी राज्य की जमीनी हकीकत जानने ही नहीं दी, और न ही राजा ने जानने की कोशिश की। वो दरबारी दिन रात राजा के तलवे चाटते हुए उसकी प्रशंसा करते, और वो राजा आराम से अपनी पिछली पीढ़ियों की हराम की कमाई से मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन राजा के शासन की जो जड़ें थी वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं, और इस समय राहुल गांधी की ठीक यही हालत है। जिसके आसपास बैठे लोग बस उसके तलवे चाट रहे हैं, उसे जमीनी हकीकत कोई भी नहीं बता रहा है।
बाकी ये क्लिप और भी ज्यादा लंबी थी, जहां सबने बारी बारी से चाटुकारिता की थी, वो मैंने ट्रिम कर दी। राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लाह से कहा कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए। तो उन्होंने कहा जीते हुए सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा अल्लाह धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे। अब एक सोफे में 6 बैठ गए, राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे सिर्फ 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णा अल्लाह कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां बजाई। तो अगर कांग्रेस इस तरीके स्टेज पे चली जाए कि कृष्णा अल्लाह ये कहे कि 2004 की तुलना में हमारे 6 आए, हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और 6 विधायक ताली बजाते हैं, और राहुल गांधी कहते सबको बुला लो, कृष्णा अल्लाह कहते हैं कि सर 6 ही हमारे, एक सोफे में तो आएंगे, किसको बुलाऊं मैं अंदर? और नहीं समझिए, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को पता नहीं तक चाहिए, तो यही स्थिति बता रही है। राहुल गांधी को अंदाज नहीं था कि एक सोफे पे बैठने लायक विधायक हमारे आए वहां पर। तो ये अगर पार्टी, जिस नेता को यही नहीं पता कि उसके बिहार से कितने विधायक चुन के आए हैं, वो एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ बैठा है। वैसे भी राहुल गांधी को कैसे पता होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस समय बेचारे विदेश में बैठे हुए थे, और जो इनके दरबारी हैं, चाटुकार हैं, वो भी इन्हें बताने से डरते हैं कि साहब हमारी बिहार में इतनी गंदी स्थिति हो गई। देखा किस लाइव लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले, लेकिन 1 सेकंड देखा किस लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? तड़प तड़प के इस दिल गए। ये बात सुप्रिया श्रीनेत भी जानती हैं कि राहुल गांधी एक नंबर का पप्पू, बस दिखावे के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। कि बीजेपी वालों तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों। ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है, और इस वीडियो से अच्छा भाईचारे का वीडियो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुस्लिम जर्नलिस्ट ने इलीगली एक जमीन पे, सरकार की जमीन पे कब्जा किया और उसे अपना घर बना दिया, और उसके लिए कौन जस्टिस की मांग कर रहा है? एक हिंदू। विश्वास नहीं हो रहा? देखिए। भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा। ये वीडियो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 1990 के अंदर में कश्मीर में पोस्टर लगे थे, रालिब, गालिब और चालिब, और ये बोला गया था कि अगर छोड़ के जाओगे तो अपनी औरतें कश्मीर में हमारे पास छोड़ के जाना। और ये हिंदू अपनी ही बेटी के हाथ से अपनी ही जमीन एक मुसलमान को दे रहे हैं। ठीक है, भाईचारा। 1990 से 2025 हो गया, क्या कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर के अंदर अपनी ज़मीन, अपने घर वापस मिले? आई गेस नॉट। तो भाईचारे शब्द का असली मतलब आज मुझसे समझ लीजिए। भाईचारा एक शब्द नहीं है, 2 शब्द है। एक होता है भाई, भाईजान, और दूसरा होता है चारा, जो पूरी जिंदगी कटता ही रहता है और फिर भी उसको अकल नहीं आती। आज हमारे समाज को शून्य शत्रुबोध है। जिन लोगों ने पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करके, उनके घरों पर कब्जा करके बनाया, आज भी हम उन्हीं के सामने चारा बनने को व्याकुल हैं। क्या होगा सर? MD अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते? नहीं। आप माँ को नहीं मानते? वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते। वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूं आप। वंदे मातरम का मतलब होता है कि मातृभूमि को नमन करना, उसे ही वंदे मातरम। इसको पहले इसका मेनू पूरा बताओगे, जो वंदे मातरम बोलते हैं उसको बताओगे पहले मातरम होता क्या है। जनगण मनगण नेशनल एंथम की वंदे मातरम है? नहीं, ये तो धार्मिक है ना। ये वंदे मातरम धार्मिक है। और क्या है वो? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको दे सन्मति भगवान। ये मंदिरों से तो बजा, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो एक बार। अजान मंदिर में हो सकती है? अजान मंदिर में हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल करा दूंगा। तुम कराओगे? तुम हनुमान चालीसा पढ़वाओगे? मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैंने अजान मंदिर से ना दिलवा दी। तुम क्या अपनी माँ से पैदा नहीं हो और हनुमान चालीसा पढ़वा दो? हनुमान चालीसा पढ़वा दोगे? तुम पढ़वा दोगे हनुमान चालीसा? बताओ, मैंने कहा अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़वा ना अजान दिलवा। आपका नाम क्या सर? इमरोज आलम। यही है भाईचारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ही चला आ रहा है। एक मुस्लिम व्यक्ति को भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मंदिर से अजान दिलवा सकता है, लेकिन तुम मस्जिद से हनुमान चालीसा नहीं बजवा सकते। उस मुस्लिम व्यक्ति को पता है कि हिंदू बहुत ही ज्यादा सहनशील है, वो भाईचारे में बहुत ही ज्यादा यकीन रखते हैं, वो अपने मंदिर से अजान बजवा सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो अपनी मस्जिदों से कभी भी हनुमान चालीसा नहीं बजवा सकता। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो सामने वाले की जमानत जब जब्त हो जाती है, डिपॉजिट जब्त हो जाती है, तो लोग कहते हैं कैसे इंसान हो तुम, उसकी जमानत भी खा गए।
आप लोगों ने इस बार खेल में किसी को 10 ओवर में वापस पवेलियन भेज दिया, 3 ओवर में भेज दिया। तो ये इतनी क्रूरता क्यों करते हो आप लोग? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट संडे की वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं अपनी बच्ची भी भूल गई, अब तक नाराज हो। रुबीना। रुबीना? अरे अरे अम्मी अम्मी अम्मी, अब 5 साल में तुझे अम्मी याद आई है? उस के साथ तू चली गई है? अम्मी हमें एफआईआर का फॉर्म भरना, दे दो, मैं आधार कार्ड भेज दो। मुझे पता था तू जरूर करेगी फोन। सारी जितनी भी भागी हुई सब कर रही फोन, तू भी करेगी। मुझे पूरा यकीन, तुझे आधार कार्ड नहीं देने की मैं ऐसे भागी। अम्मी तुम्हें खुदा का वास्ता बांग्लादेश भेज देंगे हमें, दे दो। अरे कोई से भी देश भेज दे, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। तू अपने बाप भैयों की नाक कटवा गई ना सुसरी है, अब कब खाता खा गई है? और वो कहाँ वो तो शर्म के मारे बात नहीं कर रहा तुमसे। अरे जब शर्म नहीं आई, जब तुझे ले गया है, इसको भी बताऊंगी। आ तो जाओ दोनों तुम। मत करो अम्मी, देखो मैं रो रही हूँ। अम्मी दे दो मुझे आधार कार्ड, अभी बाहर चली जाऊंगी तो मैं खुश है। अपनी बच्ची की देख ही नहीं जा रही तुमसे। तू रो रही और हम जो रो रहे हैं जब 5 साल से हैं, कैसी हमारी बेइज्जती, कैसी नाक कटी। अब तू रात दिन रोगी और मेरे पास फोन मत कर लियो, नहीं तुझे